नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो इन दिनों मुद्दा चल रहा है, जो एक नई योजना मोदी सरकार ने पास की है, अग्निवीर योजना, उसके बारे में कि कैसे युवक, बेरोजगार लोग, जो युवक सेना की भर्ती में जाना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, कैसे वो देश में हिंसा फैला रहे हैं और देश में एक ऐसा आपत्तिजनक माहौल क्रिएट कर रहे हैं जो कि शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। आजकल एक अग्निवीर योजना जो सरकार ने पास की है, उसके प्रदर्शन में, उसके विरोध में जो युवक हैं, भारत के जो युवक हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर उतरने के साथ साथ ही उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और प्रदर्शन भी कोई ऐसा वैसा प्रदर्शन नहीं, उन्होंने पूरी हिंसा के साथ ही प्रदर्शन किया है। जगह जगह यातायात को उन्होंने ठप कर दिया है और सरकार की करोड़ों की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया है, उनमें आग लगा दी है, जिससे पूरा यातायात ठप हो गया है। ऐसा कोई सेना के जवान नहीं कर सकते, सेना के जवानों की मानसिकता यह नहीं हो सकती। और ये भी वो लोग हैं जो सरकार की जो सेना की भर्ती है उसमें फिजिकल के लिए पास हो गए हैं और सेना में भर्ती होने वाले हैं। ऐसे लोग ही जो भारत में हिंसा फैला रहे हैं। जब भारत की जवान, जो व्यक्ति सेना में भर्ती होने चाहते हैं, वही भारत में हिंसा फैलाएंगे तो आम जनता क्या करेगी? आम जनता कैसे अपने आप को बचाएगी? इन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी है, बसों में आग लगा दी है, यहाँ तक कि पैसेंजर्स की गाड़ियों को रोक रोक कर पर्सनल कार्स में भी इन्होंने आग लगाई है, इन्हें आग के हवाले किया है। ट्रेनों में आग लगाने से, बसों में आग लगाने से यातायात ठप पड़ गया है। जिन भी व्यक्तियों को कहीं आना या जाना है, उन्हें यातायात करने में, यात्रा करने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। जो यात्री हैं उनकी जान जोखिम में आ चुकी है। कई जगह तो ट्रेन में से पैसेंजर्स को उतार के भी ट्रेन में आग लगाई गई है। इसमें सरकार की करोड़ों की संपत्ति को हानि हुई है, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ये जो योजना है अग्निवीर योजना, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना है जिसके बारे में मोदी जी ने सोचा है। और मोदी जी ने आज के बारे में नहीं बल्कि आने वाले 30-40 सालों के बारे में, उसके 30-40 सालों के बाद के बारे में सोचा है, तभी इस योजना को तैयार किया है। अब ये अग्निवीर योजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। अग्निवीर योजना में एक व्यक्ति जो कि 17.5 से 21.5 साल का है, उसकी नौकरी लगेगी। 4 साल की ये नौकरी होगी, 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की नौकरी होगी। और जब यह अग्निवीर जो निकलेगा, इस नौकरी से निकाला जाएगा या छोड़ेगा, इस्तीफा दिया जाएगा, तो इसके हाथ में 11 से 12 लाख रुपए होंगे और जो इसने अपनी सैलरी से अलग निकाला है वो पैसे होंगे। मतलब एक 21 से 25 साल के लड़के के हाथ में 20 लाख तक रुपए होंगे। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि किसी भी ऐसे लड़के जो कि 17 से 25 साल का है, उसके पास अपने ही 20 लाख रुपए होंगे, वो किसी और के नहीं होंगे, किसी बुरी कमाई के नहीं होंगे, कहीं से बुरी संगत में पड़े हुए नहीं होंगे, बल्कि उसके खुद के पैसे होंगे, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे होंगे, ईमानदारी से अर्जित किए पैसे होंगे। इसके अलावा जब वो यहाँ से निकलेगा तो उसके पास 12वीं पास का एक सर्टिफिकेट होगा जो हर जगह मान्य होगा। इसके अलावा जो अगर वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसका 50% जो उसको प्राथमिकता मिलेगी, 50% उसको प्राथमिकता मिलेगी और हर जगह उसका 12वीं का सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा अगर वो और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहता तो उसके लिए जो नौकरियों के ऑप्शंस होंगे वो भी बहुत सारे होंगे। उसे सेंट्रल आर्मी में जॉब मिल सकती है अगर वह कोई व्यापार नहीं करना चाहता। तो अगर वह कोई व्यापार करना चाहता है तो उसे उचित जो दर पर लोन मिल सकता है, उसे अच्छा लोन मिल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं जो इनके लिए चलाई जाएंगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो 25 साल का व्यक्ति है, जो MA BA किया हुआ है,
उसके नौकरी लगने के जो चांस है वो ज़्यादा होंगे, या फिर जो ये अग्निवीर से रिटायर होगा और जिसके पास अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट होगा उसके नौकरी लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। किसके चांसेस ज़्यादा होंगे? मेरे ख्याल से तो यही है कि अग्निवीर के ज़्यादा होंगे, क्योंकि वह देश की सेवा कर रहा है, उसने देश की बढ़ चढ़कर सेवा की है और उसके बाद ही उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। ये आपका स्वैच्छिक है, आपको कोई नहीं कह रहा आप इसमें जाइए ही जाइए, ये आपकी इच्छा है, आपको जाना है नहीं जाना, या मम्मी पापा से अपने जिद करनी है कि मुझे मोटरसाइकिल दिलवाइए, इसमें पेट्रोल भरवाइए और किसी हिंसात्मक गतिविधि में चले जाइए, या फिर अपराध की तरफ रुख मोड़ लीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, पर इससे अच्छा है कि आप इसमें जाएं और अपनी जो योग्यता है उसको साबित करें। अगर आप इसके बाद आप और भी चीज़ों में जा सकते हैं, जैसे आप IAS, SPC, जो PCS जो जिसमें भी जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो योजना है, इसके तहत जो 50,000 जो व्यक्ति हैं वो हर साल इसकी भर्ती के लिए जाएंगे और इसमें से 12,500 चुने जाएंगे। ये साल में 2 बार चयन होगा इनका और 25,000 लोगों को चुना जाएगा, सेना में भर्ती किया जाएगा और बाकी जो जितनी इनकी अवधि होती है 15 साल 20 साल ये पूरी करेंगे, पेंशन लेंगे, इसके बाद ही निकलेंगे। सुविधा जो सेना को दी जाती है वो सारी सुविधाएं इनको दी जाएंगी। सेना कोई ऐसी रोजगार योजना नहीं है कि आप जाएंगे इसमें समय पूरा करेंगे और पेंशन लेकर ही निकलेंगे, ऐसा नहीं है। सेना में भर्ती होना एक सेवा भाव है, अपने देश की सेवा करना, यही भाव रहते हुए ही सेना में भर्ती होना चाहिए। अब अपने देश के अलावा अन्य 4 देशों की बात करते हैं। जो सबसे ताकतवर देश है, जिसका लोहा सभी मानते हैं, ऐसा देश अमेरिका, उसमें भर्ती कैसे होती है? यहाँ भी 4 साल की भर्ती की जाती है और अगर ज़रूरत पड़े इनको रिज़र्व पर रख दिया जाता है, अगर ज़रूरत पड़े तो इन्हें बुला लिया जाता है, दोबारा बुलाया जाता है। इसके अलावा चीन की बात करें, जनसंख्या में यह देश बहुत बड़ा है, पर यहाँ पर भर्ती अनिवार्य है, यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी भर्ती करवानी ही पड़ती है। 40 दिन की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है और 2 साल यहाँ पर काम करना पड़ता है। और इसमें एक चीज़ और है, जो भी कंपनी इस 2 साल के बाद इन्हें नौकरी देती है उस पर टैक्स की छूट होती है, उससे टैक्स नहीं लिया जाता। फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती की जाती है। भर्ती में कॉन्ट्रैक्ट में 1 से 5 साल की अवधि होती है, 1 साल पूरा करना ही है, पर इसके बाद अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 साल तक आप कर सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, पर 5 साल में कंपलसरी हो जाता है आपको छोड़ना। यहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और जो 19 साल तक नौकरी करते हैं उनको ही जो है पेंशन मिलती है। इसके अलावा रूस की बात करें तो यहाँ भी अनिवार्य है, कंपलसरी है सेना में जाना। 15 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और 1 साल की यहाँ पर नौकरी होती है और फिर इन्हें रिज़र्व पर रख दिया जाता है। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तब इन्हें बुला लिया जाता है। अब सबसे बड़ी जिसकी सेना का सभी लोहा मानते हैं, इजराइल की बात करें तो यहाँ भी सेना में भर्ती होना कंपलसरी है और इसके अलावा जो लड़कियों के लिए यहाँ पर 24 महीने की जो अवधि होती है, इसके अलावा लड़कों के लिए होती है 32 महीनों की। भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मोदी जी की जो है आलोचना की जा रही है, मोदी जी को आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। जो विरोधी दल हैं वो आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और मोदी जी की इस व्यवस्था को, यह जो कानून उन्होंने लागू किया है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। पर ये तो भारत में पहले से ही चला रहा है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसने पहले इसको 5 साल किया, फिर इसकी अवधि बढ़ाकर इसमें चेंजेस करके इसको 10 साल कर दिया। पर इन जो यूथ है आज का, ये विरोधी टीम है, इनका कहना है कि जो लोग इन सर्विसेज से निकलेंगे वो उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होगा और वो आतंकवादी बन जाएंगे। ऐसी जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं
उनमें चले जाएंगे, उनको अपना लेंगे। पर मैं आज पूछती हूँ कि जो भी इन चीज़ों से निकले हैं, आज तक निकले हैं, क्या वो बन गए? या किसी और देशों में जाकर देखिए, क्या सभी जो लोग हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से बाहर निकलते हैं, क्या वो आतंकवादी बन जाते हैं? हर व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है? ये एक बेबुनियाद बात है, बेतुकी बात है। इसके अलावा मोदी जी ने, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो युद्ध है, जो सीमा है, इन पर जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जो लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर ख़त्म की जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले जो भी युद्ध होंगे वो टेक्नोलॉजी से और आधुनिक तरीक़ों से ज़्यादा लड़े जाएंगे। उनमें जो मानव हानि होगी वो कम होगी। ड्रोन से और आदि चीज़ें जो मशीनरी हैं, इनका यूज़ ज़्यादा होगा, जिससे जो है हमारे देश की जनता है सुरक्षित रहे। क्योंकि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जिससे जो हमें भी अपने देश में ये तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना होगा। तो पहले जो एवरेज एज थी सेना की वो थी 35 साल, जो कि अब घटाकर 25 साल कर दी गई है। अब ऐसा भी नहीं है कि सेना में एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे, पर इनमें 50% एक्सपीरियंस्ड होंगे और 50% जो नए अग्निवीर हैं वो होंगे। 2 साल से कोरोना काल के चलते रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, ये शिकायत थी। तो इसीलिए सरकार ने 21 साल की उम्र को बढ़ाकर वन टाइम 23 साल कर दिया है। क्योंकि जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया था, जिन्होंने रिटन पास कर लिया था, उनकी जो सेना की भर्ती थी वो रुक गई थी, क्योंकि कोरोना काल चल गया था, कोरोना आ गया था, कोरोना का कहर फैल गया था, इसलिए उनकी भर्ती रुक गई थी। पर उनकी एज तो 21 से बढ़कर अब 23 हो चुकी है, इसीलिए उनकी मेहनत वेस्ट ना हो, इसीलिए वन टाइम उन्होंने 23 साल का रखा। पर फिर भी लोगों को शिकायत है। सरकार अपना काम कर सकती थी, सरकार 21 साल ही रख सकती थी, उससे क्या मतलब कि किसी की भर्ती हो ना हो। पर फिर भी युवाओं का ध्यान रखते हुए सरकार ने इस उम्र को इस साल के लिए 23 साल कर दिया। क्योंकि जिन्होंने पहले मेहनत की है, जो पास कर चुके हैं इस टेस्ट को, उसके अलावा भी उनकी नौकरी नहीं लगी है, क्योंकि उन्होंने इन टेस्टों को पास कर लिया था। उनके मन में एक उम्मीद जगी कि अब हमारी नौकरी लग सकती है। तो इसी उम्मीद को कायम रखने के लिए सरकार ने जो उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी वन टाइम। इसके अलावा सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई हैं। सरकार बढ़ चढ़कर हमारे देश के हित में काम कर रही है, फिर भी पता नहीं क्यों देश के युवा सरकार को समझना नहीं चाहते, ना ही समझ रहे हैं और हिंसात्मक गतिविधियों का सामना करने लगे हैं। सामना करने के साथ साथ उन्हें हिंसात्मक गतिविधियां करने लगे हैं, अपने जीवन में वो उतार चुके हैं। इस योजना को जाने बिना जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। उन लोगों में शायद अक्ल की कमी है, क्योंकि ये योजना है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। इस योजना में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सूरत देखिए, वो कहीं से भी भारत के जवान नहीं लगते, वो कहीं से भी भारत को बढ़ाने वाले नहीं लगते। इस जो योजना में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि हमारे भारत की तरक्की कितने पीछे है। इसको आगे बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं तो लानी ही पड़ेंगी, और सरकार हमारी इन्हीं प्रयासों में जुटी है कि भारत को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। जो अभिभावक ये सोच रहे हैं, जो विपक्षी दल ये कमेंट्स कर रहे हैं कि 4 साल बाद इन्हें फेंक दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, इनका जी भर जाएगा, समथिंग ऐसे, ये आतंकवादी गतिविधियों में आ जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज की डेट में लाखों की जनसंख्या में जो युवक हैं, जो नौजवान हैं, वो जो IAS और बाकी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। कोटा में तो इस चीज़ की फैक्ट्री है, कोटा में कोचिंग्स की फैक्ट्री है, वहाँ पर लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, पर उनमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? 700-800। जो बाकी लोग हैं, बाकी बचे हुए लोग हैं, वो क्या आतंकवादी बन जाते हैं? क्या वो गुंडे बन जाते हैं? क्या वो मवाली बन जाते हैं? क्या हर वो इंसान जो इन टेस्ट में पास नहीं होता, क्या वो हमारे देश की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता? क्या वो देश की संपत्ति को जलाता है, देश की संपत्ति को बिगाड़ता है? नहीं।
आप एक चीज़ देखिए कि जो व्यक्ति ये जो आईएएस सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, क्या इन्हें इस बेस पर नौकरी मिल सकती है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और हमें जो हम सिलेक्ट नहीं हुए तो आप हमें नौकरी दे दीजिए, या फिर उस व्यक्ति की नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा है जो ये अग्निवीर की परीक्षा से पास होकर गया है, जिसके पास अग्निवीर का सर्टिफिकेट है। जी हाँ, अग्निवीर के सर्टिफिकेट की जो मान्यता है वही ज़्यादा मायने रखेगी और उसी व्यक्ति की जो आगे नौकरी लगने की संभावना है वो ज़्यादा होगी। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इस चीज़ में बिना जाने बिना इसको समझे ही ये लोग जो आप लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन के साथ साथ देश में हिंसा भी फैला रहे हैं, ये सही नहीं है। इस जो सुविधा को, इस चीज़ को जाने समझे कि किस तरह ये काम करेगी, कैसे ये काम करेगी, हमारे देश को इससे क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को समझने के बाद ही इसके बारे में निर्णय लें। अब इस चीज़ को जो ये नौकरी है, आर्मी को एक पेंशन की आपने योजना मान लिया है, ये आर्मी पेंशन की योजना नहीं है। ये जो पेंशन है यही हमारे देश को पीछे ले जा रही है, क्योंकि सोचते हैं कि भर्ती होंगे, पेंशन मिलेगी, ज़िंदगी की जो कमाई है वो हमें साथ में मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश में बदलाव भी करने पड़ेंगे और देश के साथ, देश के कानूनों के साथ चलना पड़ेगा, जो देश की सरकार है उसके साथ चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टाइम।